Hello and welcome back everyone. This is Adarsh Priya and welcome to the channel NCERT Baba. ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में कवर किया था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बेसिकली ये इसका नाम है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी ये टॉपिक है आज का। आज को हम ये कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले समझने वाली बात है, यहाँ पे देखो, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी डिले के। वेट 1 मिनट। ओके, नाउ स्टार्ट। 1 सेकेंड और देना ज़रा भाई, बस हो गया, थैंक्स। देखो, हमारा ये टॉपिक कहता है कि परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। ठीक है, तो कहता है कि परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, कभी कभी हमें डेवलपमेंट से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। और ये सोचने वाली बात है डेमोक्रेसी के अंदर में कि हमारी जो इकोनॉमिक डिस्पार्टी है इसको रिड्यूस किया जा सके, कम की जा सके। तो आपको सोच रहे होगे कि इकोनॉमिक डिस्पार्टी क्या है। इकोनॉमिक डिस्पार्टी का मतलब होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हेयर यू कैन सी दैट कि इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमिक इक्वलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो कहता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा इनकम का और अवसर का। मतलब एक तो आय भी कम है और साथ में अवसर भी। इनको कम करने के लिए, आय और अवसर को कम करने के लिए जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी उनके बीच में, इसी को कम करने के लिए कभी कभी डेवलपमेंट से ज़्यादा हमें इस इकोनॉमिक डिस्पार्टीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आइए, इकोनॉमिक डिस्पार्टी क्या होती है, क्लियर है। कह रहा है इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव सीयर्ड एंड लेड अ बेटर लाइफ। क्या ये ज़रूरी है? सुनो, कहता है कि जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करती है तो क्या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से उसके हर इस इंसान में, हर वहाँ के हर इंसान में, ताकि वहाँ का जो लोग हो वो एक बेटर लाइफ, एक अच्छा से जी सके। क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी का ये मतलब है? फिर कह रहा है कि इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पेंड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल। कह रहा है कि क्या इकोनॉमी की ग्रोथ किसी भी डेमोक्रेसी में अपने साथ साथ इनइक्वालिटी को भी इंक्रीज करता है लोगों के बीच में। और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। या फिर जो हमारी डेमोक्रेसी है क्या वो सिर्फ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है? इन सारे सवाल के जवाब हमें मिलेंगे इस टॉपिक में। चलो टॉपिक को समझते हैं। कहता है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड है, या दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट। जितना भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको इक्वल वेट मिलता है, मतलब उन सबको एक समान इक्वल वेट दिया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। अ पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन इक्वल फुटिंग। कहता है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, जो सरकार में हैं, उनको एक समान अवसर देने के लिए, एक समान उनको, ताकि लोगों की सेवा कर सके, लोगों के बीच में आ सके, उनको एक समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन हम क्या पाते हैं कि वी फाइंड अ ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं। कैसे? कहता है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, जो लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं, जो जो एक छोटे नंबर में हैं और बहुत ज़्यादा धनी हैं, वो उनके पास में हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। उनके पास में जो वेल्थ है, जो उनका पैसा है, धन है, उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, इसका मतलब ये होता है कि समान अनुपात में नहीं है, बिखरा हुआ है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। और ये जो अल्ट्रा रिच है इनके पास तो बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, उनका देश की इनकम में शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उनका इनकम भी बहुत ज़्यादा है, बढ़ रहा है। और जो इंसान नीचे है, आम आदमी है, कॉमनर्स हैं, जो नीचे दबे हुए हैं, वो दबे चले जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी हैव अ वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, ये बात कह रहे हैं। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, उनका जो इनकम है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ।
कभी कभी तो उनको खाने पीने तक की लानत पड़ जाती है। कपड़े, घर, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, सब कुछ पे बड़ा तंगी चलती है उनके जीवन में। वास्तविकता कहती है कि इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकॉनमिक इनइक्वालिटी। तो अभी तुमने बस इतना समझा कि डेमोक्रेसीज जो है रियल लाइफ में कहीं से भी आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम नहीं करती है, उल्टा ये बढ़ा ही दे रही है। इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ा ही दे रही है, कम नहीं कर रही है। क्लास 9वीं में तुमने पढ़ा था कि वो भारत में गरीबी किस तरह से है, पॉवर्टी इन इंडिया तुमने पढ़ा था और समझा था अच्छे से। ये भी तुमने याद हो, नहीं याद होगा तो याद करना। तुम्हें इसके लिए क्लास की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सिंपली देख सकते हो कि भारत में पॉवर्टी जो है, इंडिया में जो पॉवर्टी है अपनी, वो बहुत ही तगड़े लेवल पे है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तुम देख सकते हो अपने आसपास देखोगे, अपने आप आसपास देख सकते हो कि हर कोई धनी है, सुखी है। तो आप पाओगे हर कोई धनी और सुखी नहीं है। कुछ लोग हैं जो लोग पूरी तरह से धन धान्य हैं, सुख में हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। जो हमारे गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और कोई भी पार्टी इनके वोट को लूज़ नहीं करना चाहती। बट लेकिन फिर भी येट डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। जिस तरह से आप सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है इलेक्ट होने के बाद में उन गरीबों के बारे में सोचेगी, जितना आप सोचते हो, चुने जाने के बाद वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होते हैं सरकार में, वो लोग इनके बारे में उस तरह से नहीं सोचते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, जब वोटिंग के टाइम पे आएंगे और चाचा नाना काका कह के आपके पैर पकड़ लेते हैं और उस तरह से आपकी वोटिंग दी जाती है। यही आपने देखा है। उसके बाद में मैं कौन तुम कौन, फिर वही बात हो जाती है। ठीक है, समझो। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्री। कुछ देशों में तो बहुत ही गंदी है। बांग्लादेश में तो आधी से ज़्यादा आबादी, हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉवर्टी में है, गरीबी में है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्री आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री एवन फॉर फूड सप्लाईज। कुछ तो ऐसे भी कंट्री जो इतनी गरीब है कि दूसरे देशों के ऊपर में वो आपकी खाने पीने के वो के लिए बाध्य हैं। नाउ आपको मैं एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, आप इस फिगर को देखो। ये दुनिया की आधी आबादी है, 50%, जिसको आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, पूरे ये जो है आपका, ये क्या है, ये वर्ल्ड्स वेल्थ है। ये वर्ल्ड्स वेल्थ है जिसका कुछ भाग 50% लोगों को, और ये 2% लोग बैठ के पूरे दुनिया का भाग हड़पे हुए हैं। और यही सच्चाई है। ठीक है, यही सच्चाई है। इस फिगर को देख के समझो, फिगर का आपने बहुत कुछ कहता है। इसके बाद में एक टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखो, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि टू सेटिस्फाई नीड, या फिर जैसे नीड हो गया लॉजिंग की, सर्विसेज होती हैं, फूड, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी इन अकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है उनको, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या वो नीड जो है वो किस तरह से सेटिस्फाई होंगी, आइए उनके बारे में जानते हैं, उनको समझते हैं। कहता है कि डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग सिटीजन्स। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या वो लोगों को शांतिपूर्ण, हार्मोनियस का मतलब भी वही होता है, पीसफुल, शांतिदायक लाइफ जीने में मदद करती है अपने लोगों के बीच में। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। हम अपने डेमोक्रेसी से ये बात तो बिल्कुल ही उम्मीद से कर सकते हैं कि वो हमें एक हार्मोनियस सोशल लाइफ तो देगी, शांतिदायक जीवन तो देगी। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। हमने ये देखा कि किस तरह से जो हमारी डेमोक्रेसी है उसने बहुत सारे सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट किया है, मतलब बांटा है, समाज को बहुत जगह पे बांटा या फिर सोशल डिवीजन किए उन्होंने। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमॉन्ग एथनिक पॉपुलेशन। अब एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ग जो कि एक तरह की विचारधारा को करता हो। एथनिक का मतलब होता है पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, विशेष धर्म या जाति के लोगों को। तो एक एथनिक पॉपुलेशन को किस तरह से सक्सेसफुली उन्होंने नेगोशिएट किया और वहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना की। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। बहुत बढ़िया लाइन, कि डेमोक्रेसी जो है यूजुअली एक तरह का प्रोसीजर को डेवलप करती है जिससे उनके आपस में कॉम्पिटिशन बना रहे। अगर ये कॉम्पिटिशन नहीं बनेगा तो कभी भी डेमोक्रेसी ग्रोथ नहीं करेगी, डेमोक्रेसी रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट।
किसी भी तरह का आपस में जो टेंशन है इसको ग्रोथ ना होने दिया जाए, ये और ना भड़के। इसके लिए डेमोक्रेसीज के आपस में कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप। कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकती है, पर एक बात समझ लीजिएगा, पर आप इतना तो ज़रूर कर लीजिएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में ये चीज़ें बहुत हद तक शांत रहती हैं। बहुत हद तक जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में उनके बीच में एक रिस्पेक्ट की भावना होती है, जिससे लोग एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखते हैं, आपस में साथ में रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी आँख को बंद कर लेते हैं और सोशल डिफरेंसेस को बढ़ने देते हैं। मर रहे हो मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या, हम तो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, हम तो जो मर्जी जाएगा करेंगे, हम तो किसी भी तरह का इक्वलिटी नहीं रखेंगे, भेदभाव बना रहेगा, इसी से हमारा देश चलेगा। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में बेसिकली लोग करते हैं, सरकारें करती हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दिस डिफरेंट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम। सही बात है, किसी भी तरह का सोशल डिफरेंस है, सामाजिक अंतर है, या उनके बीच का कोई बाट बटाव है, या फिर कोई झगड़ा झंझट है, इन सबको एक प्लस पॉइंट की तरह डेमोक्रेटिक रिजाइम सॉल्व करती है। और एक डेमोक्रेटिक रिजाइम में ये एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है, प्लस पॉइंट की तरह। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख के आपको याद आ रहा होगा कि एक डेमोक्रेसी को किन किन बातों पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, अगर आपको याद हो तो। चलिए, अगर नहीं याद है तो आपको याद आ जाएगा कि 2 कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल किया जाना चाहिए इस आउटकम को प्राप्त करने में, इस अकोमोडेशन को प्राप्त करने में। तो पहला है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाई मेजॉरिटी ओपिनियन। सिंपल बात कि भाई अगर डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी के द्वारा ही या मेजॉरिटी ओपिनियन के द्वारा ही सिर्फ रूल किया जाए, दिस इज़ नॉट गुड, ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। और द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। याद रखिएगा, मेजॉरिटी का काम है कि माइनॉरिटी के साथ मिलकर के कोई काम करे। गवर्नमेंट अपना कोई भी फंक्शन करे तो माइनॉरिटी को ध्यान रखते हुए करे, अपना एक जनरल व्यू दे उसके ऊपर में। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। याद रखिएगा, इनमें से किसी के भी जो व्यूज़ हैं, जो ओपिनियंस है, वो परमानेंट नहीं होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं कहते हैं कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का तो वही, अगर आप मेजॉरिटी में हो तो कल को कोई और मेजॉरिटी में आएगा। तो आज किस बात का घमंड है, आज तुम पावर में हो, कल को कोई और पावर में होगा, ठीक है। तो आज जो है उस पर उतना सबको मिलजुल कर चलना चाहिए, तभी जाकर कहीं ग्रोथ होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होती है। उसके बाद में, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाई मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाई मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। अगर कहीं पे मेजॉरिटी रूल भी कर रही है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो किसी रिलीजन के, कास्ट के, रेस के या फिर भाषा के वो पे नहीं राज कर रही हो। इससे देश में असमानता फैलती है, अनइक्वलिटी। और ये तो डेमोक्रेसी के साथ साथ मजाक है, बहुत गंदा मजाक है कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं वो लोग के साथ आपने जो डेमोक्रेसी की है और लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। डेमोक्रेसी का उनके साथ कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोई भी कह रहा है कि रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स इन द केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ चांस टू बिंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी कहलाती है जब उस देश के हर व्यक्ति को या देश के कोई भी व्यक्ति को एक ना एक बार मेजॉरिटी में आने का मौका मिले, तब जाकर वो एक तरफा राजनीति नहीं होती है। एक तरफा राजनीति जहाँ हो जाएगी वहाँ डेमोक्रेसी पूरी तरह से क्या होगी, डिस्ट्रॉयड, ख़त्म। ये नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है, इफ़ समवन इज़ बैरेड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। किसी के बर्थ पे, जेंडर पे, रिलीजन के ऊपर में अगर आप उसको मेजॉरिटी में नहीं आने देना चाहते हो, या फिर उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे हो, या कि किसी भी तरह से उसे रोका जा रहा है, उसे अगर रोका जाए तो ये आप उसके डेमोक्रेटिक राइट्स को सीज कर रहे हो, उसके वायलेट कर रहे हो, वायलेटिंग दैट लॉस। तो फिर आपकी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ और है। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। 2 फोटोज़ हैं, अगर तुम आपस में ही लड़ोगे, ये जो है इंसान यहाँ इनसे लड़ रहे हैं, ये आपस में ही लड़ोगे। एक कह रहा है कि एनिमीज़ हैं और एक है ग्रीटिंग। ज़्यादा बेहतर कौन है, इसके ऊपर में बातें लिखनी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। किसी की भी डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में। डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा।
मर्यादा, उनकी इज्जत सम्मान वगैरह वगैरह। और फ्रीडम तो स्वतंत्रता होती ही है। आप सबको भी स्वतंत्र होने का बड़ा ही मन करता होगा कि भाई हमें भी कोई स्वतंत्र कर दे आके। तो इतना आसान नहीं है स्वतंत्र होना। स्वतंत्र किससे होगे? खुद से, अपनी की जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं वो फ्रीडम नहीं, चोर कहलाते हैं। और चोर नहीं बनना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। बी ए रिस्पॉन्सिबल मैन। चलो, यहाँ कह रहा है डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया के कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको डिग्निटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम नहीं दिला सकती जो अकेले डेमोक्रेसी दिलाती है। डेमोक्रेसी इसमें सबसे सुपीरियर है, सबसे बेस्ट है। इंसान को लाइफ में अगर 2 रुपये कम मिलता है चलता है, पर अगर थोड़ी सी इज्जत ना मिले ना तो ये उनसे नहीं चलता। होनी भी नहीं चाहिए। अपने मान सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ करना है। चलिए, कह रहा है एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। कभी कभी लोगों के बीच में अगर उनके साथ इज्जत से बात ना की जाए तो वो बिल्कुल आपसे रगड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, और कभी कभी बड़ा लो फील करते हैं, अकेला अकेला फील करेंगे। तो और हर व्यक्ति को चाहिए कि उसकी इज्जत हो, करनी भी चाहिए, इससे कुछ घटता नहीं है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, किसी के लिए जुनून हो, आज़ादी, स्वतंत्रता मिले और किसी के मन में इज्जत भावना हो, ये एक पैशन है, डेमोक्रेसी का बेसिस है, होना चाहिए। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। कहता है कि डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकग्नाइज दिस। जो दुनिया भर में लोकतंत्र है उसने इस बात को बिल्कुल अच्छे से रिकग्नाइज किया है, कम से कम उसके सिद्धांतों को तो फॉलो जरूर ही किया है। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज, वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन, दैट इज अधीनता। सबऑर्डिनेशन मतलब होता है अधीनता, एंड डोमिनेशन तो तुम्हें पता ही, डोमिनेट करके रखना, दबाना, ख़त्म करना। तो कहता है कि ये तभी अचीव किया जा सकता है जब बहुत सारे लोग होंगे। वेरियस डेमोक्रेसीज में बहुत तरह तरह की लोग होंगे, उनकी अपनी सोच होंगी, उनकी अपनी बातें होंगी, तब ये सब चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। हमारी सोसाइटी जो 4 सोसाइटीज़, इसमें ये बिल्ट होने के लिए एक लंबे समय पर, ये अधीनता से रहे हुए लोग हैं, डोमिनेशन से लोग हैं, इनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इनको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए तो वो है फ्रीडम। क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक अधीनता को देखा है भाई। 250 साल तक गुलाम रहे हैं ये, 250 साल तक, सॉरी 250 साल तक गुलाम बन के रहे हैं। इनको अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी है तो वो है फ्रीडम, वो है रिस्पेक्ट। फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, तो इनके लिए ये चीज़ बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना हो, कोई बात होना हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिल रहा है तो वो लोग कहीं भी रह लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो रह लेते हैं। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब एक इम्पॉर्टेंट है, आप वुमेन के केस को ले लीजिए, उनकी डिग्निटी के केस को ले लीजिए। देखिए, दुनिया भर में मैं बता रहा हूँ, वुमेन के साथ में हमेशा से ही बड़ा गंदा मजाक हुआ है, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आपके सामने एक वर्ड आता है वेज स्ट्रगल। वेज स्ट्रगल का मतलब होता है फाइट फॉर स्ट्रगल, वेज का मतलब होता है फाइट फॉर। उन्होंने अपने को समाज में एक स्थान देने के लिए, अपने को समाज में एक पहचान दिलाने के लिए, पायलट बनने से लेकर के या साइंटिस्ट बनने तक, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लेखक, टीचर बनने के लिए बड़ा संघर्ष किया है। समाज में खुल के हंसने, बोलने, गाने, फिरे, घूमने फिरने से लेकर पहनावा, पोशाक, हर जगह उन्होंने खुद के साथ बड़ा संघर्ष किया है। तो ये एक वुमेन की डिग्निटी के लिए जब फ्रीडम, आपका देश आज़ाद हुआ था तो उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया गया था। आपने पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया, आपको याद होगा कि जब हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था तो गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च शुरू किया था तो उसमें बहुत सारी जो वुमेन्स थी गांधी जी के साथ में आ गई थी, अपना घर द्वार छोड़ करके। नहीं तो, और कुछ महादेवी वर्मा जैसे लोग तो भाई लिटरेचर के माध्यम से दुनिया भर में गांधी जी का सपोर्ट किया था। ये सब चीज़ें, तो औरतों को बड़ा रिस्पेक्ट मिला था भारत जैसे देशों में, ठीक है। जब ये लोग आज़ाद हुए थे तो बहुत सारी चीज़ें जो कहता है कि अनएक्सेप्टेबल थी लीगली, उनको एक्सेप्ट कराना वगैरह वगैरह के लिए बहुत फाइट किया था इन्होंने। कहता है इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव बीन लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल
फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स थियो। कहता है कि किसी भी समाज के अंदर में, किसी भी वो के अंदर में, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में अगर वो अपनी बात को रखना चाहती हैं, अपनी मोरल, अपनी एथिक्स को रखना चाहती है, वहाँ पे इन बात को बिल्कुल दबा दिया जाता है। वहाँ पर ये सब कुछ भी कर लें, कितना भी चिल्ला लें, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सेम चीज़ को डेमोक्रेसी के अंदर में देखा गया तो डेमोक्रेसी ने बहुत सपोर्ट किया, इनकी कास्ट इनक्वालिटीज़ को ख़त्म किया, बहुत सारी चीज़ें थी। जो कह रहा है इंडिया हैज़ स्टेन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। भारत के अंदर में जो एससी से लेकर के एसटी, ओबीसी या फिर और अदर बैकवर्ड क्लासेज हो गए, हाँ ठीक है। इकोनॉमिकली ईबीएस वाला था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ईबीसी सॉरी, और फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस आया। एक और था, उसका क्या नाम था कि हाँ अदर नहीं वो था, मैं बता रहा हूँ आपको। एक था बैकवर्ड क्लास था, पर वो थोड़ा सा सोशली भी पीछे था, तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास था। हाँ ये था सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एसी बीसी करके था। इसी की मंजूरी दी गई थी, मैं बताता हूँ। सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास थी, इसको मंजूरी दी गई थी 1990 में। उनके लिए 27% आई थिंक, हाँ 27% आरक्षण की बात की गई थी। एसईबीसी के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली भी एक बैकवर्ड क्लास के लिए 27% का आरक्षण पास किया गया था। याद रखिएगा, ये 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। फिर कह रहा है दिस आर इंस्टेंसेस स्टील ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इन एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार, कास्ट बेस्ड अत्याचार हुआ था देश में, छुआछूत। तो अपने नेशनलिज्म में ही पढ़ा था, एक टर्म आया था जिसका नाम था हरिजन। गांधी जी ने उनको हरिजन का नाम दिया था, द चाइल्ड ऑफ गॉड, द चाइल्ड ऑफ गॉड का नाम दिया था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब होता है ईश्वर, जन का मतलब होता है लोग, तो ईश्वर के लोग, चाइल्ड ऑफ गॉड। ये सब ख़त्म होता ना धीरे धीरे, बस यही बता रहा है। लेकिन ऐसा कब हुआ था? डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री में इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। देखिए, कहता है कि डेमोक्रेसी का जो एग्जामिनेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। एक से पास करोगे, दूसरा तैयार रहेगा लेने के लिए आपका टेस्ट। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर, वांट टू टेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। अगर आप लोगों को डेमोक्रेसी के कुछ फ़ायदे दिखाइएगा तो वो और डेमोक्रेसी की मांग करेंगे, और इवन बेटर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। थोड़े से मन न करे, मन न भरे और बांटने को जी ना करे, वही वाला हाल है कि थोड़ा दीजिएगा तो उसमें मन नहीं भरेगा, और बढ़ाओ करते रहेंगे। क्योंकि ज़रूरी भी है डेवलप करना है तो रोक कर नहीं रखना पड़ेगा, खुद को आगे बढ़ा के लिए चलिए। देखिए, दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन। इसीलिए जब भी आप, आपको समझ में आएगा कि जब लोगों से आप डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो वो और ज़्यादा मोर एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और मोर कंप्लेन लेके आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पहला क्लास याद कीजिए कि हम किसी भी बात के लिए क्यों ब्लेम करते थे डेमोक्रेसी को। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था, मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर कंप्लेंट्स। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज itself a testimony टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोग इस बात का कंप्लेन करते हैं वो खुद एक टेस्टिमनी है, खुद साक्ष्य हैं इस डेमोक्रेसी के सक्सेस का, फिर भी कंप्लेन करते हैं। बट इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स टू हाई एंड द माइटी। जो लोग ताकत में हैं, जो लोग पावर में हैं, उनको देखने का, उनको समझने के लिए हमने बहुत डेवलप किया है। अगर वो कुछ उल्टा सीधा गलती करते भी हैं तो हम उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, और उनके साथ क्या हो सकता है इस बात को तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। अगर लोग किसी के कार्य से, सरकार के कार्य से असंतुष्ट है तो ये समझ जाइए कि लोगों ने सरकार को समझ लिया है, और लोग सरकार को गिरा सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि वो अपने असंतोष को जाहिर कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि हमने जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट बनाया था, जो डेमोक्रेसी से सीखना चाहते थे, वो हमने लोगों को सिखा दिया। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट दैट इनटू अ सिटीजन। एक सब्जेक्ट जो पॉलिटिशियन ने हमें बना के रखा था, उस सब्जेक्ट से लेकर के हमें एक सिटीजन का दर्जा दिलाता है। वो क्या है? डेमोक्रेसी है, वही जो है ट्रांसफॉर्म करती है। इसलिए डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। आज भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं इस बात बिलीव करते हैं कि उनका जो वोट है वो अंतर ला सकता है। बिल्कुल सही बात है,
और जिस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, रन करती है, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगी अगर वो चाहेंगी तो। इसी के साथ ये जो है आपका चैप्टर भाई समाप्त होता है, चैप्टर एंड। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। जल्द ही इसके पार्ट बाय पार्ट्स में वीडियोस आपके आएंगे, बहुत जल्द अपलोड होंगे। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहो और सारी चिंता मत करना। जितना भी PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस में आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा तुम सबको। आंसर राइटिंग कैसे करी जाएगी सब कुछ सिखाऊंगा। और सबके अच्छा, इनके आपके ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हाँ, मैं लूँगा, आपके ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करूँगा। प्लीज़ अवेलेबल रहना सब, ठीक है? प्लीज़, ये आपके आदर्श भैया कह रहे हैं, तो भाई बात मान के प्लीज़ आपको अवेलेबल रहना है। चलो सब, अभी इसको वीडियो को देखो और समझो। डाउट होंगे क्लास में पूछ लेना, कमेंट करके डाउट बताना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।